Hello and welcome to J-Curve Learning. Today we are starting with laws of motions. In that we were going to learn about first law of motion, second law of motion and third law of motion. है ना. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है इनडायरेक्टली. इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया के हम लोगों ने 3 फॉर्म पढ़े थे. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था. अब सेकंड लॉ में एक और चीज आ जाती है जो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें मोमेंटम भी पढ़ना है हम लोगों को. थर्ड लॉ पढ़ना है. थर्ड लॉ में हल्का सा पार्ट कोलिजन का भी है. और ये जो हमारा चैनल है वो है J-Curve लर्निंग. तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच. और शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, क्लास फ्रेंड्स को, सबको शेयर करो. नॉलेज बांटोगे तो बढ़ेगी. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो देखते हैं हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का. न्यूटन बाबा की कहानी तो सबको पता है. ये पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब सिर पे गिरा, मर गए होते तो अच्छा होता, पर क्या करें, हमारे जी को जंजाल देके गए. पढ़ना तो है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला लॉ क्या बोलता है न्यूटन का. हमने जो इनर्शिया देखा था, इनर्शिया और पहला लॉ सेम ही है. पहले लॉ के बेस पे इनर्शिया है, पर मैंने पहले करा दिया. मुझे लगा पहले करा देना चाहिए. तो भी फर्स्ट लॉ एक बार देख लेते. उसका डेफिनेशन क्या बोलता है. It state that it state that an object will continue to remain in its state of rest or uniform motion along straight path unless an external force act on it. यहां तक सबको क्लियर है. हमने इनर्शिया का डेफिनेशन भी देखा था, ऑलमोस्ट सेम है. वापस एक बार देख लेते हैं. इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन in its state of rest or motion along straight line unless and until an external force is applied on it. अब बोला क्या है, कोई भी बॉडी या तो रेस्ट पे ही रहेगी या तो मोशन पे ही रहेगी. कब तक रहेगी. until and unless an external force, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगी या तो मोशन में ही रहेगी, है ना. अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट जा रही है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी. उसकी स्पीड या फिर वो स्टॉप कब तक नहीं होगी, जब तक कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स आके उसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता. अगर स्पेस की बात की है तो स्पेस में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, कोई एस्ट्रॉइड आके टकरा जाएगा तो स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी, है ना. किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उसको रेजिस्ट किया है. अब अगर ये डस्टर ले लो, यहाँ पे रखा हुआ है, 10 साल बाद भी आऊंगा तो यहीं रखा रहेगा. कब तक रखा रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक ये यहीं पे रखा रहेगा. ये सारी बातें किसने बताई थी, न्यूटन सर ने बताई थी. इसेक न्यूटन नाम है सर का. फर्स्ट लॉ हो गया. फर्स्ट लॉ के बेस पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे इनर्शिया देखा था. इनर्शिया के भी 3 टाइप देखे थे. इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखा था, इनर्शिया ऑफ मोशन देखा था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखा था, है ना. अब देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ. सेकेंड लॉ लास्ट में देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन है उसके अंदर, मोमेंटम भी आ जाता है ना. तो देखते हैं अभी थर्ड लॉ देखते हैं. अब थर्ड लॉ क्या बोलता है हमारा, है ना. थर्ड लॉ क्या बोलेगा, किसको कोई आइडिया है. डेफिनेशन देख लेते हैं. सिंपल है, सबको पता ही है. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट that whenever
whenever one object exerts a force on another object, then that another object exert equal and opposite force on फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोला कि सिंपल से ये क्या है कि मान लो एक बॉल है, वो अगर किसी दूसरी बॉल को टकराती है जाके, इस बॉल को जाके टकराया, तो ये बॉल ने जो फोर्स इसके ऊपर लगाया है, ये बॉल भी क्या करेगी, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा यहाँ पे, है ना। मान लो इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये भी क्या करेगा, 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, बट क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल्स टू -F, है ना। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू -F। अब थर्ड लॉ के बेस पे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या बोलता है, कि कोलिजन होने से पहले, अगर मान लो कि हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन करा रहे हैं, तो कोलिजन होने से पहले जो दोनों बॉडी का इंडिविजुअल मोमेंटम था, कोलिजन होने के बाद में भी जो दोनों बॉडी का इंडिविजुअल मोमेंटम होगा वो सेम होगा। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। यहाँ पे थर्ड लॉ सबको क्लियर हुआ होगा। सेकंड लॉ के ऊपर जंप करते हैं डायरेक्टली। अब मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? मान लो एक ट्रक जा रही है जिसका कुछ तो मास है, बहुत ज्यादा मास है, और कुछ वेलोसिटी से जा रही है। तो जब भी हम मास को और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करेंगे साथ में, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, उस ऑब्जेक्ट का एक मोमेंटम निकल के आएगा। तो मोमेंटम का जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो सिर्फ इतना ही है, it is defined as the product of mass and velocity, है ना। It is defined as the product of mass and velocity। अब मोमेंटम को डिनोट P से किया जाता है, P से मोमेंटम को डिनोट किया जाता है, ये मोमेंटम P से डिनोट हो गया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल्स टू मास m इंटू v, ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम को कैसे निकालोगे, किसी भी बॉडी के मास को ले लो और किस वेलोसिटी से वो आगे जा रही है, उस वेलोसिटी को दोनों को प्रोडक्ट कर लो, तुमको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। अब मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो सेम मोमेंटम का डायरेक्शन होता है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है मोमेंटम क्या होता है? अब एक और तरीके से बता सकते हैं मोमेंटम को सिंपली समझने के लिए। मान लो एक साइकिल है, ये साइकिल है ना, ये इसके हैंडल है, यहाँ पे तुम यहाँ बैठे हो, ये साइकिल है। अभी साइकिल का मास कम होगा, मान लो इसका मास होगा, समझो 30 kg, 30 kg मास है, इनटू इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 30 इंटू 20 कर दो, 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। और अगर एक ट्रक ले लो, बड़ी सी एक ट्रक है जिसका मास है 200 kg है, जिसका मास 200 kg है, वैसे तो ज्यादा होगा, 200 kg मान लो।
और उसकी स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, तो इन दोनों का सम ज्यादा होगा या इन दोनों का सम ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इन दोनों का सम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है ना। अब मोमेंटम मोमेंटम किन किन चीजों से बढ़ सकता है या चेंज हो सकता है वो देखो। मान लो ये मेरा मोमेंटम है। अगर एक ट्रक है मेरे पास जो बहुत ज्यादा हैवी है, मान लो 2000 केजी की एक ट्रक है, 2000 केजी या फिर 20,000 केजी की एक ट्रक है, और उसकी उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बहुत कम वेलोसिटी है, फिर भी इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना। वहीं पे मान लो कि मेरे पास एक 100 केजी का कुछ तो एक छोटी सी बाइक है जो 100 केजी की है, और उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, तो इसका भी मोमेंटम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना। तो कुछ क्लियर हो रहा है कि अगर मास ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ी तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, चाहे मास कम हो, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा ही। यहां तक क्लियर है मोमेंटम सबको, है ना। मोमेंटम क्लियर है यहाँ पे सबको। अब देखते हैं न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या है न्यूटन बाबा का? अब न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज of momentum of an object is directly proportional to the applied force and take place in that direction, है ना। तो अल्टीमेटली न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ मोमेंटम से कनेक्टेड है। वो क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। टाइम के साथ मोमेंटम जो चेंज हो रहा है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। कितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसके वजह से जो चेंज आएगा मोमेंटम में, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एक छोटा सा डेरिवेशन भी है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला है सेकंड लॉ का, वो देखते हैं फटाक से। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। अब इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास एक बॉडी है m, और वो इनिशियल वेलोसिटी u से आगे बढ़ी जा रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसकी यहाँ वेलोसिटी है इनिशियल u, है ना, u वेलोसिटी से जा रही है, और अब ये यहाँ पहुंच गई। सडनली इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेट हुआ और ये यहाँ पहुंच गई। यही मास है, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो है v। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए उसको कुछ तो टाइम लगा होगा, है ना। तो ये ले लिया हम लोगों ने टाइम t। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम निकालना है और फाइनल मोमेंटम निकालना है। यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? P1 या फिर PI बोल दो। PI क्या होगा? M इंटू यू हो जाएगा। M इंटू यू क्या है? इनिशियल मोमेंटम है। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? PF बोल दो इसको, फाइनल मोमेंटम। वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? M इंटू वी हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने सेकेंड लॉ के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था, रेट ऑफ चेंज बोल रहा था। मतलब जब भी रेट आएगा किसी भी चीज में, तो वहां आप लोग क्या देखोगे? टाइम देखोगे। टाइम से डिवाइड करना है। तो अब हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो गया?
वो हो गया mu, और फाइनल क्या हो गया, फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल क्या हो जाएगा, mv हो गया। यहां तक सबको क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। यहां से जब यहां गया तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिख देता है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। पी फाइनल क्या है, mv, पी इनिशियल क्या है, mu, है ना, यही है। तो अब इसमें से अगर मैं m को कॉमन निकाल लू बाहर तो क्या बचेगा, m इंटू वी माइनस यू बचेगा, है ना। ये यहां तक मिल गया हमको। ये क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम हमको यहां मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको फोर्स क्या है, फोर्स इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिली, m इंटू वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको यहाँ पे पुट कर देता है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान से देखो, v माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सेलरेशन जैसा लग रहा है ये कुछ, तो v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो मैं इसकी जगह पे a लिख दूं क्या, ma, ये हो गया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो भी लगा देते हैं, f इज इक्वल्स टू के एम ए। अब इस k की वैल्यू न्यूटन बाबा ने हमको बताई हुई है, वो है 1। क्या है, k इक्वल्स टू 1 हो जाता है, k इक्वल्स टू 1, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल जो ये एक्सप्रेशन आया वो क्या है, f इक्वल्स टू m है। ये क्या है, आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, f इक्वल्स टू m है। ये क्लियर हुआ सबको, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो चल रही थी, उसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही थी, यहाँ आके पहुंची, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हुई थी, u थी। अब जब यहाँ पे पहुंच गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है ना। यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में कुछ तो टाइम लगा होगा, t लगा, है ना। अब हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या था, p इनिशियल m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। फाइनल की ये थी वैल्यू mv माइनस इनिशियल mu। अब यहाँ पे हमने क्या किया, m को कॉमन निकाल लिया, v माइनस u आ गया, है ना। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमको बताया कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के है। अब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी लिख दिया। अब v माइनस यू अपॉन टी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाल दिया। अब यहाँ पे इस डायरेक्टली कांस्टेंट, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को भी हटाने के लिए कुछ तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, जो कि है k। और न्यूटन बाबा ने हमको k की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं है। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, f इक्वल्स टू m है। यहाँ पे m क्या है, मास है, m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। f क्या है, f तो फोर्स ही है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो
भूलना मत बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंड्स के साथ करो, फैमिली मेंबर्स के साथ करो, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड, क्लास के फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर करो। नॉलेज बांटने से ही बढ़ेगी। और अगले वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे पहले वाले भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसको भी याद से देख लेना। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब किया है तो, नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में।